नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश और हमने अपने पिछले वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय और उसके प्रश्नों के पाठ्य पुस्तक की आपके प्रश्नों के अभ्यास जो सब करवा दिया है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाके देख लेना। आज हम करेंगे क्षितिज भाग 1 का जो ल्हासा की ओर पाठ का सारांश और लेखक का परिचय। तो छात्रों, ये ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृतांत है और ये राहुल संकृत्यानंद द्वारा लिखा गया है। आइए जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक परिचय। तो छात्रों, हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकृत्यानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पधहना गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। कहाँ जाकर छात्रों? श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी सन 1930 में। इसके बाद राहुल संकृत्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ होता है छात्रों घूमने वाला। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का ये महापंडित 1963 में संसार छोड़ गया। तो ये था राहुल संकृत्यानंद के जीवन का परिचय। अब हम जान लेते हैं कि पाठ का सारांश, ल्हासा की ओर पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक क्या कहता है? इस पाठ में लेखक राहुल संकृत्यानंद बताते हैं कि वे तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझते थे, हमारे देश की जो वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। वहाँ पूरे रास्ते में क्या थे? पुराने किले थे जहाँ चीनी फौजी डेरा डाले हुए थी। वहाँ रूढ़िवादिता का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी छात्रों? पर्दा नहीं करती थी, मीन घूंघट नहीं निकालती थी। वहाँ जाति पाति, धर्म, छुआछूत नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं, चाहे वे अपने जानने वाले हों या अनजान, वे सभी की सहायता करते हैं। तिब्बत का विशेष पेय होता है पीने वाला पदार्थ, चाय है। क्या है? तिब्बत का विशेष पेय क्या है बच्चों? चाय, जिसे आप जैसे चाहे वैसे ही बनवा सकते हैं, मीन अपनी मर्जी के अनुसार जैसी आपको चाय चाहिए वैसा। लोगों से छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी की वजह से यहाँ अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूटपाट करके उनके खून कर दिए जाते थे, क्योंकि डाकू यहाँ भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। लेकिन ऊंचाइयों का डर बना रहता था। दूसरे दिन वे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। ये राहुल संकृत्यानंद की यात्रा वृतांत है। तो उन्होंने जब नेपाल में अपने तिब्बत में अपनी यात्रा की थी ना, तो उसके बारे में ये पाठ। और एक जगह पर चाय पीते हैं, फिर दोपहर तक 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। अब डांडे जो है वो आपको पता ही होगा, डांडे क्या होता है? एक पहाड़ होता है। क्या होता है छात्रों? डांडे किसको बोला गया है यहाँ? पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बोला गया है। उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर
पहाड़ों पर कुछ बर्फ थी दिखी। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान और जानवरों के सींग दिखे। उतरते वक्त जब वह उतर रहे थे तो उतरते वक्त लेखक राहुल सांकृत्यानन का जो घोड़ा था वह धीरे धीरे चलने की वजह से पीछे रह गया था। लेखक राहुल सांकृत्यानन की भेंट मंगोल की एक भिक्षु सुमिति से हुई। किससे हुई? मंगोल की एक भिक्षु सुमिति से होती है, जिन्हें वहाँ के रास्तों की बहुत ही अच्छी समझ है क्योंकि वह पहले यहाँ आ चुके हैं। वे एक भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई थी। परंतु जब वे 5 वर्ष के बाद एक समय यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तब किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी। लेखक बताते हैं कि अगले दिन उन्हें और सुमिति जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह, जिसका नाम था थोंगला को पार करना था, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के साथ साथ अत्यधिक जोखिम भरा भी था। खतरा भी था उसमें, उस थोंगला को पार करने के लिए, जिसकी कुल ऊंचाई 16,000 से 17,000 फीट थी, जिसके कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर खतरनाक डाकू जो थे यहाँ आराम से आवास कर सकते थे। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में जंगलों में क्या होता है कि डाकू छिपे रहते हैं और वहाँ पुलिस तो जा नहीं सकती, तो इसलिए वे बेपरवाह होकर वहाँ रहते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे 2 रास्ते फूट रहे थे। जिस रास्ते को लेखक ने चुना उस पर काफ़ी दूर चलने पर पता चला कि वह रास्ता गलत है, इसलिए लेखक को वापस हटना पड़ा। भूल गया लेखक और तब सही रास्ते पर चलने लगे, जिसके कारण उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब वहाँ सुमति जो थे गुस्से से लाल थे और लेखक राहुल सांकृत्यानन की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर लेखक कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु सुमति बहुत जल्दी ही शांत हो गए। लंगोल में वह सही स्थान पर रुके थे, वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्पा का आदि पदार्थ खाने को मिला। जहाँ पहले जो था वहाँ पर नहीं मिला होगा, तो अब जहाँ वह ठहरे हैं वहाँ पर उन्हें क्या क्या मिला? सत्तू मिले, भुने हुए गेहूँ या चना का आटे से बने होते हैं वो, और थुक्पा जो है छात्रों एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ है। और लेखक राहुल सांकृत्यानन के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसे तिहरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। किसकी समाधि से? तिंगरी नाक और मुंह से आवाज़ निकलेगी इस शब्द की, तो उसको बोलेंगे तिहरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से जान पहचान के रहने वाले थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान ढोने वाला नहीं मिला। आग बरसती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। पहाड़ों में जो है छात्रों, जब बर्फ़ पड़ती है तो ठंडा मौसम होता है, ठंडा में ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, और गर्मियों में तो सूरज बहुत तपता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आग बरसती धूप में चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। आगे से जो पीछे कंधे थे वो तो ठंडे पड़े थे और माथे पर धूप जो थी तेज लग रही थी।
उन्होंने पीठ पर अपना सारा सामान लादा मीन रख लिया और सुमति के साथ शेखर बिहार की ओर चल दिए। तिब्बत की जमीनें कई छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बंटी हुई हैं। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ है और अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं ही करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में ही मिल जाते थे। बेगार में मीन बिना कुछ दिए काम कराना, मीन कुछ भी नहीं देते थे उनको जिनसे वह काम करवाते थे। तो उनके सारे रख रखाव का एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से बहुत प्यार से मिले। जो मुखिया था उस खेती का, वो नमसा, उससे तो लेखक जो थे बहुत ही प्यार से मिले। वहाँ भी एक मंदिर में गए। वहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित मीन हाथों से लिखी 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ होती हैं, किताबें रखी थी। वहीं लेखक का जो आसन भी लगाया गया, आसन मीन बैठने का स्थान बनाया गया। फिर लेखक उसे पढ़ने में लग गए और इसी बात का मौका देख सुमति ने अपने यजमान मीन जान पहचान के लोग से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसके लिए लेखक मान भी गए। दूसरे दिन सुमति अपने यजमानों से मिलने निकल गए और फिर उसी दिन दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान अपने पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो छात्रों, ये था ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत का मुख्य सारांश और राहुल शंकरत्यानंद का परिचय। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।